वो जो है इस शिक्षा को कुछ बदलने का काम कर रहे हैं, जो कि अपना योगदान देते हैं और निःशुल्क में शिक्षा प्रदान करते हैं। लगभग हमको पता चला है कि लगभग 150 से 200 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। मेरे मन में था कि इस तरह का व्यवस्था सुधार करना है कि गांव में पढ़ाई हो और हर चीज़ का पढ़ाई हो, इंटर तक का बढ़िया से पढ़ाई हो जाए, बाद में बच्चा बाहर जा सकता है। हमें बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए, जो कष्ट मैंने सहा है वो कष्ट बच्चा तो ना हो, और इस तरह के शिक्षा पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो हमारा समाज है इसमें मतलब कि हर एक चीज को पैसे से कंपेयर किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ आप समाज को बदल सकते हैं? देखिए, कोई भी परिवर्तन 1 या 2 साल में नहीं होता है, क्योंकि जब लोग खराब होना शुरू हुआ तो 1-2 साल में नहीं हुआ। अंग्रेज भी इस देश को बदलने में 200 साल लगा दिया। अंग्रेज को इस देश को तोड़ना था, उसको भी बहुत साल लगे तोड़ने में। तो जितना दिन टूटने में लगता है, जुड़ने में उससे कहीं ज़्यादा समय लगता है। ये नियम है प्रकृति का। आपका क्या कहना है कि सरकार बोल रही है कि मतलब 1 to 10 किया जा रहा है, तो ये किस तरह से आप डिफाइन करेंगे कि सिर्फ आप 4 पार्ट में ही आप 10 करवा सकते हैं? सरकार बुर्बक नहीं है। सरकार देखिए, अपना सरकार का एक अपना नीति है। मेरे पास जितना व्यवस्था था और मेरे पास जितना रिसोर्सेज था, हमने उसके अनुसार काम किया है। और अगर 3-4 शिफ्ट में ही बच्चों को 10 तक पहुंचा दिया जाता है और बच्चा कम ही उम्र में उस तरह का शिक्षा ग्रहण कर सकता है और उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं हम बच्चों को, क्यों नहीं सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं हूं सुमित आपके साथ, और आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि अपना एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ बच्चों को दान करते हैं बिहार के। आपको पता ही है कि बिहार में शिक्षा का किस तरह बदतर हाल हो चुका है। जो सरकारी स्कूल है उसमें तो कुछ भी पढ़ाई तो होती नहीं है। उसी तरह से एक हमारे सर हैं, उनसे हमारी भेंट हुई है, तो वो जो हैं इस शिक्षा को कुछ बदलने का काम कर रहे हैं, जो कि अपना योगदान देते हैं और निःशुल्क में शिक्षा प्रदान करते हैं। लगभग हमको पता चला है कि लगभग 150 से 200 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आपको हम आज चलिए उनसे मिलवाते हैं और उनका क्या किस तरह से रहता है, कैसे वो पढ़ाते हैं, तो उनके लाइफ के बारे में भी जानेंगे और बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं वो भी जानेंगे। सबको मिलवाते हैं उन सर से। है कि उनका जो है यहाँ पे कोचिंग है, एक संस्था है, तो देखिए उनका यहाँ व्यवस्था है। और आइए हम सर से मिलवाते हैं और उनसे जानेंगे बहुत सारा चीज़। तो आज हम जो है क्वेश्चन लिख करके रखे हैं कि सर को क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है या क्या होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आइए, सबसे पहले तो चलिए, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है। और आइए बैठिए आप भी। और सर से हम आज बहुत कुछ जानने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आशीष कुमार है, लोग मुझे छत्रपति शिवाशीष के भी नाम से जानते हैं। और मेरा घर छोटकी बरौना है, गांव का नाम है, और जिला मधेपुरा। मैं बिहार राज्य में रहता हूं और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं और अब यहाँ पर रह करके बच्चों में निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम जारी है। सर मेरा तो सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि आप जो है ये कैसे आपके दिमाग में आया और आपने इसको कैसे शुरू किया और कहाँ से शुरू किया था? आपने एक साथ 3 प्रश्न पूछ दिए। एक एक करके चलिए बताने का कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार में शिक्षा का पहले से कमी था। बचपन में हम लोग जब पढ़ने जाते थे स्कूल, वहीं से ये मेरे दिमाग में शुरू हुआ। सबसे पहले हम जब 5 क्लास में थे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े थे। उसके बाद गांव के शिक्षा का जो व्यवस्था वो पूरी तरह से चरमरा गया था, यानी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो फिर मेरे पिताजी मुझे हॉस्टल में भेज दिए पूर्णिया, और फिर वहाँ हमने अपना पढ़ाई शुरू किया। फिर वहाँ से पढ़ने के बाद घर से दूर रहना पड़ा लगातार, और बहुत सारे कष्ट भी सहे उस बीच में।
और फिर इसके बाद हम आ गए यहाँ भागलपुर इंटर करने के लिए, मैट्रिक करने के बाद। यहाँ पर भी बहुत कष्ट सहना पड़ा। इसी चीज़ को हम सोचते थे कि अगर हम गांव में रहते और तो यहीं पे अगर पढ़ाई होता, आसपास में अच्छी शिक्षा होती, तो हमको वहाँ जाना नहीं पड़ता। और व्यवस्था वहाँ का बहुत ख़राब था, पानी ख़राब था, बीमार पड़ गए, बहुत सारी समस्याएं, तो उस सब समस्या से बच सकते थे। मेरे मन में था कि इस तरह का व्यवस्था सुधार करना है कि गांव में पढ़ाई हो और हर चीज़ का पढ़ाई हो, इंटर तक का बढ़िया से पढ़ाई हो जाए, बाद में बच्चा बाहर जा सकता है। तो अब इसी चीज़ को लेकर के हम फिर इलाहाबाद पहुंच गए। इलाहाबाद में जब वहाँ एक संस्था था एक्सिट सोसाइटी, वहाँ से जुड़ा। वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा मिलता था और हमने वहीं पर रह करके सबके साथ मिलके गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पे लगभग 3 साल तक पढ़ाए और फिर जब लॉकडाउन लग गया तो फिर वहाँ से छोड़ करके मुझे गाँव वापस आना पड़ा। जब गाँव आया तो यहाँ पर भी हमने बच्चों की यही स्थिति देखी। यहाँ पे इतने सारे गरीब बच्चे थे जो पढ़ नहीं पाते थे और एक स्कूल था बगल में, प्राइवेट स्कूल, वहाँ पर बैठा एक दिन। जब वहाँ पे बैठे थे देखे कुछ गरीब जो होता है वो पैसा नहीं दे पा रहा था, तो इसके चलते उसको भगा दिया जा रहा था। तो मेरे मन में यहीं से आया कि जो गरीब है वो क्यों नहीं पढ़ सकता है अच्छे स्कूलों में। तो इसी अच्छा शिक्षा को लेते हुए कि अच्छा शिक्षा मिले, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। और अब जो हम लोग का एक लेवल है पढ़ाने का वो अलग ही है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले और दूसरा प्रश्न है तो कर सकते हैं। मैं और जो है नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये शुरू किया तो आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था? आसपास में स्कूलें होंगे तो उसका क्या आप पे फर्क पड़ा कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? और गांव का समाज का आदमी जब ये जाना कि यहाँ पर पढ़ाई फ्री में होगा तो उसका क्या रिएक्शन था? देखिए, जब शुरू में यहाँ पे आए थे तो पहले तो हमारे बहुत सारे दोस्त थे, ठीक है, सबसे मिले और यहाँ पर उन लोगों से भी राय लिए कि ऐसा काम करना चाहते हैं। तो बहुतों ने मना भी किया था, जैसे परिवार के लोग भी मना किए थे कि ऐसा मत करो, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सबको पता है पैसा नहीं मिलेगा तो फ़ायदा नहीं होगा और फिर इससे क्या मूर्खता वाला काम है। तो लेकिन समाज का इसमें फ़ायदा है, अगर वो लोग जो गरीब है वो लोग पढ़ लिख जाएंगे तो समाज का विकास होगा। इस दृष्टि से सोच करके हमने सबसे पहले आसपास के लोगों से मिलना शुरू किया और उनसे पूछा कि अगर हम यहाँ पे फ्री में पढ़ाएंगे तो कैसा रहेगा। कुछ लोगों का रिएक्शन था हाँ पढ़ाइए, शिक्षा का दान करना चाहिए। तो फिर हमने शुरू किया और कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि ये लोग 3-4 दिन पढ़ाएंगे और फिर चले जाएंगे, ऐसे ही सबको मूर्ख बना रहा है। और कई लोगों का रिएक्शन था कि कुछ दिन पढ़ाएंगे फिर पैसा लेना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र में शुरू किया था, जहाँ पर बच्चों को बैठना मतलब एक तरह से गिल्टी फील करवाता है, उस तरह का था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे। वहाँ पे आने वाले बच्चों में से गरीब ही थे सब, क्योंकि उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया तो कुछ बच्चों में मैंने देखा कि बहुत अच्छा रुचि था पढ़ने का। फिर हमने सोचा कि नहीं, समाज चाहे जो भी बोले उसको बोलने दो, लेकिन हमको ये काम करना है इन बच्चों के लिए। फिर क्या था और धीरे धीरे हम लोग प्रगति करते गए और अब 1 साल होने वाला है पढ़ाते हुए हम लोगों को, और आज बहुत ही अच्छा प्रगति है। और हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो हमारे सहयोगी, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग अब तक मेरे साथ टिके हुए हैं। तो सर हम एक बात पूछना चाहेंगे, वो हो सकता है कि आपको बुरा भी लगे, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ का जो है सारे आदमी का मेंटेलिटी क्या आप चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये तो हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है जब तक घड़ा कच्चा है कि आपको पता है कि ये जो हमारा समाज है इसमें मतलब कि हर एक चीज को पैसे से कंपेयर किया जाता है, तो हाँ, क्या आपको लगता है कि यहाँ आप समाज को बदल सकते हैं? देखिए, कोई भी परिवर्तन 1 या 2 साल में नहीं होता है, क्योंकि जब लोग खराब होना शुरू हुआ तो 1-2 साल में नहीं हुआ। अंग्रेज भी इस देश को बदलने में 200 साल लगा दिया। अंग्रेज को इस देश को तोड़ना था, उसको भी बहुत साल लगे तोड़ने में। तो जितना दिन टूटने में लगता है, जुड़ने में उससे कहीं ज़्यादा समय लगता है। ये नियम है प्रकृति का। तो ऐसे ही करके समाज में तो अब देखिए बहुत सारा ऐसा लोग होता है, अब उसको बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते कि उन लोगों के मन में है पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा तो खा नहीं सकता लोग, खाना तो अनाज ही है, ठीक है। पैसा एक माध्यम हो गया है जो जरूरी है अभी, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि समाज को चलाने के लिए पैसा की ही ज़रूरत है। तो अगर इस समाज को बोल रहे हैं कि बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, मैं इस प्रश्न का उत्तर है फिलहाल तो अभी नहीं बदला जा सकता है सबको,
और ये शुरुआत बच्चों से की जा सकती है कि बच्चे अगर बदलेंगे तो आने वाला भविष्य बदलेगा। तो समाज को बदला जा सकता है, लेकिन समय होने के बाद। और अभी जो कहिएगा कि जो बड़े हो चुके हैं, जवान लोग हैं, उसको बदल सकते, उसको बिल्कुल नहीं बदल सकते। ना ही हम उसके दिमाग को बदल सकते, मेंटलिटी उसका नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो लोग अब पक चुका है। पके हुए घड़ा को बदलने का मतलब है टूट जाना। ये तो सही बात। और जो बच्चे हैं वो कच्चे घड़े हैं, उनको समझाया जा सकता है। तो नेक्स्ट सवाल मेरा है कि सर आपने तो शुरू किया होगा तो वही 2-4 बच्चे आए होंगे, लेकिन आपने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो सर आप बताइए अभी कितने बच्चे हैं? अभी 150 से 200 बच्चे आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये फ्री है तो कुछ आते जाते रहते हैं बीच बीच में। तो क्या ये जो बच्चे 4-5 बच्चे से 150 बच्चे तक का, 200 बच्चे तक का सफर आपका कैसा जी। रहा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस बीच में जो संघर्ष किए हैं और इससे जो सीखने के लिए मिला है ज़िंदगी में, ये भी बहुत अमेजिंग है। और सबसे ज़्यादा हमारे जो सहयोगी शिक्षक हैं उनका सहयोग रहा है, तभी इतने बच्चे हो पाए। क्योंकि अगर उन लोगों का सहयोग नहीं होता तो शायद इतना नहीं कर पाते। और ये रियलिटी, मैं हमेशा खुद पे ये नहीं लेता जिम्मेदारी, कि ये जिम्मेदारी हमारे जितने शिक्षक हैं उन सभी ने उठाया, और तब जा कर के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। पहले आंगनवाड़ी केंद्र से पढ़ाना शुरू किया था, और अभी हम मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं, और फिर हाई स्कूल है वहाँ पे भी पढ़ाते हैं। मिडिल स्कूल में 4 बजे से 6 बजे तक क्लास चलता है, जिसमें हमारे जितने भी शिक्षक हैं, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहीं के कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ रहते हैं। भाई है, समझिए छोटा भाई है, वो सब मिल करके हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे 4 बजे से 6 बजे तक। तो सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा और अनुभव भी हुआ, और हम लोग को एक अच्छा शिक्षक बनने का मौका मिला यहाँ पर। और जो हम यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं कि सर आप यहाँ पर प्लास्टिक पे नीचे बैठाते हैं, तो क्या बच्चा इसको पसंद करते हैं, या मतलब कि उनको बुरा लगता है, या किस तरह से हम क्यों बैठेंगे प्लास्टिक पे? होता है कि सर यहाँ पे, तो क्या इन बच्चों का कुछ रिएक्शन है सर? फिलहाल हमारे पास जो बच्चे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। अब उनके समझ में आ गया है कि शिक्षा ही सब कुछ है। हाँ, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, उससे मतलब नहीं, क्योंकि इन लोगों को पहले ही बता दिए थे कि शिक्षा चाहे जहाँ से भी मिले, दोस्त से मिले, दुश्मन से मिले, चाहे आप जहाँ भी बैठ करके ले, लेकिन शिक्षा मिलना चाहिए। तो इन लोगों के समझ में आ गया है। लेकिन अभी भी हैं कुछ बच्चे जो यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं, लेकिन इस नीचे में बैठने के वजह से नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, उनको अपना दिमाग बदलना पड़ेगा तभी। अगर अच्छी शिक्षा पानी है तो नीचे भी बैठ करके मिल रहा है तो लेना चाहिए। तो सर मेरा नेक्स्ट जो सवाल है वो थोड़ा कड़वा है सर, लेकिन आपसे पूछना तो मेरा मन है और पूछ ही लेते हैं। क्योंकि सर आपको देख रहे हैं कि अभी आप जवान हैं, तो आपका जो है ये घर से तो जरूर प्रेशर होगा कि आपको जॉब करना है, आपको कमाना है, तो आप जो है ये किस तरह से संभाल रहे हैं और आप अपना जो है जीवन किस तरह से चला रहे हैं? जी, ये तो बात है ही। घर से प्रेशर भी है कि करना क्या है आगे, क्योंकि इससे तो ज़िंदगी चलेगा नहीं। बहुत सारा इसमें अभी है जुड़ा हुआ। कई लोग देखिए, ज़िंदगी चलाने का मतलब होता है कि जब तक आपका एक परिवार नहीं बन जाता है तब तक आपको कमाने या हमको ज़रूरत क्या है। जैसे एक साधु रहता है न, खाने के लिए मिल जाए, रहने के लिए मिल जाए, ज़िंदगी चल रहा है। आदमी को क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और भोजन चाहिए। 3 ही चीज़ तो चाहिए। अगर लोग इसमें संतोष करके रह जाता है तब भी बहुत अच्छा है, तब ये काम किया जा सकता है। और मेरे अंदर है वो संतोष। लेकिन घर से की प्रेशर आता है। मेरा घर ठीक ठाक है, मतलब पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं है पैसा का। और वहाँ पे मेरा भाई है जो घर संभाल सकता है, और इसीलिए हमको उतना चिंता नहीं है घर के बारे में कि घर अगर नहीं भी गए तब भी संभला जा सकता है। और बात रहा कि मम्मी पापा का हेल्प करने का, वो हम करते रहेंगे ज़िंदगी जब तक है। जब भी कहेंगे तो हम वहाँ पे जाएंगे और सहायता करेंगे। और बाकी कि अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा? अगर हम सक्षम हैं आने में आगे इस तरह का काम करने में, तो हमको आना चाहिए। और भी लोग हैं सक्षम, लेकिन सबका शायद संस्कार नहीं होगा उस तरह से, नहीं आ रहा होगा। तो सर बताइए कि आपका यहाँ कितने दिनों से चल रहा है, और आपका नेक्स्ट जो है क्या फ्यूचर में क्या प्लान है, वो भी जरा हमको समझाइए।
जब से शुरू किए थे अभी तक 1 साल होने वाला है, और 2-3 महीने के बाद 1 साल हो जाएगा। और फ्यूचर का जो है कि भविष्य में हमको और इसको आगे लेके जाना है, बिहार के हर एक गांव में पहुंचाना है इस शिक्षा को। और जो जिस तरह का हम शिक्षा दे रहे हैं वो बच्चों से ही पता चलेगा आपको, उसके बारे में अभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। तो एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके पास बच्चे क्यों आना चाहेंगे? आपका क्या कोई पढ़ाने का कोई अलग तरीका है जी, या आप किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को? जरा हमें एक्सप्लेन करके बताइए जरा। यही है कि देखिए अभी हमने जो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, शुरू में ऐसे ही कुछ भी पढ़ा रहे थे, जो बेसिक नॉलेज होता है वही चेक कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे बच्चे हो गए, उनको अब बांटना था कैटेगरी में। तो हमने 3-4 कैटेगरी में बांटा है बच्चों को। सबसे ऊपर जो है गोल्डन बैच को रखा है, सिल्वर बैच है, ब्रॉन्ज बैच है और प्लेटिनम बैच है। तो जो गोल्डन बैच का स्टूडेंट है वो अभी सबसे हाई मतलब ऊपर लेवल है। और मेरा मानना है कि जो बच्चे हैं 10th क्लास तक करते करते उन लोगों को एक कंपटीशन लेवल का स्टूडेंट बना दिया जाए। यही आगे का सोच है कि वो लोग को बाद में बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए। जो कष्ट मैंने सहा है वो कष्ट इन बच्चों को ना हो, और इस तरह के शिक्षा पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर आपने इस क्लास को किस तरह से डिवाइड किया कि आपने सिर्फ 4 पार्ट में बांट करके पूरे सारे बच्चे को आपने कैसे पढ़ाए? जी, ये संभव है कि 4 पार्ट में बांट करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, और ये हम प्रूव कर भी देंगे आने वाले समय में। तो सर आपका क्या कहना है कि सरकार बुर्बक है कि मतलब 1 to 10th किया जा रहा है, तो ये किस तरह से आप डिफाइन करेंगे कि सिर्फ आप 4 पार्ट में ही आप 10th करवा सकते हैं? सरकार बुर्बक नहीं है। सरकार देखिए अपना, सरकार का एक अपना नीति है। मेरे पास जितना व्यवस्था था और मेरे पास जितना रिसोर्सेज था, हमने उसके अनुसार काम किया है। और अगर 3-4 शिफ्ट में ही बच्चों को 10th तक पहुंचा दिया जाता है और बच्चा कम ही उम्र में उस तरह का शिक्षा ग्रहण कर सकता है और उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं हम बच्चों को, तो क्यों नहीं सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस बात को प्रमाणित कर देते हैं कि बच्चा कम ही उम्र में 10th क्लास भी कर सकता है और इस लायक हो जाएगा कि वो IIT जैसे एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकेगा, बाद में ना तो उसको UPSC करने में दिक्कत हो, तो क्यों नहीं सरकार भी इस पर ध्यान देगा। और हम ये करेंगे, और इसके लिए हम एक्सप्लेन अभी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाद में जो बच्चे का रिजल्ट आएगा वही इसका एक्सप्लेन करेगा। तो क्या आप इन बच्चों को इस 4 पार्ट में बांटकर 10th कराएंगे, तो उसका क्या फ्यूचर आपने कुछ सोचा है? जी, इसका फ्यूचर है, पहला फ्यूचर यही है कि एक बोर्ड एग्जाम हो तो उसमें बच्चा टॉप करे। मेरा पहला लक्ष्य यही है कि जो इस गांव से है, पहला कदम मेरा यही रहेगा कि टॉप करे, और इसके बाद जो बच्चा है बाहर नहीं जाए कंपटीशन का तैयारी करे। क्योंकि हम देखें जो पटना में जितना भीड़ है और वहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जो कि 5-5 साल से 10-10 साल से तैयारी कर रहा है, घर का जमीन बिक जाता है पढ़ते पढ़ते, सिर्फ एक ग्रुप डी का नौकरी करने के लिए रेलवे में। अब समझ लीजिए कि वो लोग कितना नीचे मानसिकता का हो गया। इन बच्चों को उस तरह का कष्ट नहीं हो, ये लोग यहीं पे रह करके उस तरह का कंपटीशन निकाल सके, कुछ इस लेवल का पढ़ा रहे हैं। क्योंकि सर हम एक चीज़ और पूछेंगे कि हम जो भी हम अपने मतलब देखिए कि हम भी पढ़ाई करते हैं तो उसका जो है बेसिक चीज़ जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो आप अभी से इन लोगों को किस तरह से आप बेसिक मजबूत करेंगे? बेसिक में देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर हम जितना भी देश में जैसे स्कूल में सिलेबस चल रहा है उसके अनुसार अगर देखेंगे तो वो लोग इस तरह से नहीं मैथ को पढ़ाते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट ले उसमें। अभी जो हम लोगों ने शुरू किया है, पहले तो एक कैटेगरी होता है कि डिजिट से शुरू होता है किसी भी चीज़ का, डिजिट से नंबर बनता है और उन नंबर का अलग अलग टाइप होता है। तो पहले तो उसको डिवाइड करके सभी बच्चों को समझाते हैं कि किस किस तरह का नंबर है और किसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है। पहले तो बच्चा ये जान ले, फिर उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, 4 तरह का ऑपरेशन होता है। बस पूरा मैथ तो यही है, 4 तरह के ऑपरेशन पे टिका हुआ है, और है कहाँ कुछ भी मैथ में। बच्चों को यही कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि बच्चों को इस तरह से समझाया नहीं जाता। और आप एक समझ लीजिए कि जो आता है वैदिक गणित, धीरे धीरे तो खत्म कर दिया गया वैदिक गणित को। अभी बहुत सारे स्कूल इसको अपना रहे हैं क्योंकि कुछ गुरुकुल ने इसको शुरू किया था गुजरात में, और धीरे धीरे करके ये बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग बच्चों को वैदिक गणित भी सिखाते हैं जिससे बच्चों का दिमाग मतलब तेज हो, एक कैलकुलेटर जैसा हो जाए, फटाफट कैलकुलेशन कर सके।
तो सर नेक्स्ट सवाल जो है कि आप क्या मतलब सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं या जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप कुछ करवाते हैं? क्या नहीं, हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करवाते हैं। जैसे शनिवार के दिन बच्चों को खेल करवाते हैं और खेल में बहुत सारा चीज़ें क्विज भी करवाते हैं और इसके बाद डांस भी सिखाते हैं। जैसे 26 जनवरी आने वाला है तो उसमें भी बच्चे डांस करेंगे। तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ है। गाना भी गाने मतलब सिखा तो नहीं सकते लेकिन गाते हैं मिल करके साथ में बैठ के, क्योंकि सारा चीज़ मुझे आता नहीं है। कोशिश करते हैं कि खुद सीखें और सिखाएं। जैसे फिजिकल में बहुत सारा चीज़ मुझे आता है, पहले बहुत सारे जगह ट्रेनिंग ले चुके हैं हर जगह पे, तो यहाँ भी सिखाते हैं। तो अब तो लास्ट सवाल ये है कि आप का क्या मतलब क्वेश्चन रहेगा सरकार से? आपको क्या कुछ मदद चाहिए या आपको अगर सरकार से कुछ कहने के लिए बोला जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि आप पहले सरकारी स्कूल को सुधरवाइए बिहार में जितना भी है, ताकि ये गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, इनको पढ़ने का एक माध्यम मिले। ऐसा नहीं चाहते हैं कि मेरा ही संस्था ये इस काम को करता रहे, सरकार तो स्कूल तो बनाया ही है, तो लेकिन सरकार बनाया है स्कूल, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं करवा पा रहा है कि वहाँ के शिक्षक उसको पढ़ा सकें। आप योग्य शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ के शिक्षक में सबसे पहले अहंकार भरा हुआ है कि वो एक टीचर बन गया है, एक सरकारी नौकरी कर रहा है, उसे सैलरी मिल रहा है। और मैं जहाँ पढ़ाने जाता हूँ वहाँ के शिक्षक विरोध करते हैं, बोलता है उसके पास डिग्री क्या है जो वो पढ़ा रहा है, लेकिन कभी सामने नहीं आता है कंपटीशन करने के लिए कि वो क्या जानता है हम क्या जानते हैं। तो सर अगर आपको एक बात में अगर आपको स्कूल का अगर व्यवस्था सुधारना हो तो आप किस तरह सुधारेंगे? सबसे पहले देखिए, स्कूल का व्यवस्था सुधारने के लिए वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है उसका सामर्थ्यवान होना जरूरी है। और यहाँ का प्रिंसिपल के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, आप खुद आकर के देख लीजिए। उन्हें सिर्फ सिग्नेचर करने आता है, बाकी कुछ नहीं आता है, और वो भी सिखाया गया कुछ दिन पहले। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसे टीचर को बहाल करेंगे तो कभी भी देश में शिक्षा नहीं होगा, कभी भी राज्य नहीं सुधरेगा। और बिहार का जो स्थिति आपने बना करके रखा है वो बहुत ही बदतर है। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग का अगर मदद करना चाहते हैं कि हम जैसे युवा को और हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उन लोगों को खड़ा कीजिए इस देश के लिए और उसका हेल्प कीजिए। आपके राज्य का शिक्षा व्यवस्था 100% सुधरेगा, ये गारंटी है। तो धन्यवाद सर, आपको आप हमसे बात किए और बहुत ही अच्छे से आपने सारे सवालों का जवाब दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको इस लायक समझे। चलिए, जय हिंद, फिर मिलते हैं फिर आगे। तो जय हिंद दोस्तों, आपने देखा कि हमने बहुत अच्छे तरह से बात किया और आशीष सर बहुत ही अच्छे से सरल तरीके से जवाब दिया। तो आपको पता ही है कि क्या है बिहार का परिस्थिति शिक्षा के माध्यम में। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।